मॉर्निंग इंडिया। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 60 तक की हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कह सकते हैं। सेट जो हमारे हैं 4 हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, ये हमारा चौथा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है जो सेट 1 2 3, तो आप देख कर आइए, फिर यहाँ पर आइए। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो समझ में आएगा, बट पिछला छूट जाएगा। तो इसीलिए वो भी वीडियो देखें, ये भी देखें। तो हम शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा तबीयत में हम कह सकते हैं थोड़ा सा ठीक है। तो हमारी आवाज़ क्लियर है या नहीं बता दीजिएगा कमेंट में। और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे लिखा है केंद्रक। जो केंद्रक होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस आपको ये नहीं पता होना चाहिए। केंद्रक और एक क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से केंद्रक और नाभिक दोनों डिफरेंट वर्क करते हैं। तो यहाँ पे केंद्रक और कोशिका झिल्ली, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है बच्चा? इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल से बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन सेल से बना हुआ है साइटोप्लाज्म। तो आप साइटोप्लाज्म आंसर को टिक करेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट वो होता है जो हरे पेड़ पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्लोरोप्लास्ट से ही एक बनता है, वो आपको क्रोमोप्लास्ट, जो रंगों को डिफाइन करता है। वर्णी लवक जिसको बोलते हैं उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। इसी से बच्चा एक और बनता है जिसको आप ल्यूकोप्लास्ट बनते हैं। वो जड़ों में पाया जाता है। वो अपने क्या करता है, अपने यानी कि पोषक तत्वों को भंडारण के रूप में लेता है। तो उसमें भी एमाइलेस पाया जाता है, यूरो और फिर आपको एरियो प्लास्ट। तो इस तरह से 3 टाइप का वो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आपको याद रखना है। बट यहाँ पे जो केंद्रक है और केंद्रक झिल्ली है, इसके बीच में क्या पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म। सेल से याद रखेंगे, बहुत सारे बच्चे प्रोटोप्लाज्म लगाते हैं, तो ये बच्चा गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चा लेते हैं 62। क्या लिखा हो बच्चा? लिखा है साइटोप्लाज्म। अभी हमने पढ़ा कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के बीच में साइटोप्लाज्म मिलता है। ये बात प्रॉपर वे में सही है। एक जेली जैसा पदार्थ यानी जेली जैसा द्रव होता है, जो कैसे यानी मौजूद होता है कहाँ? तो अभी हमने आपको बताया केंद्रक और केंद्रक झिल्ली में पाते हैं बेटा। तो हम आंसर क्वेश्चन को देखो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। पहले जो पढ़ा है उसको भी याद करने की कोशिश करो, जो आगे पढ़ रहे हैं वो भी याद करने की कोशिश करो बच्चा। तो हम यहाँ पे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच ये हम पाते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो क्या लिखा हुआ है दोस्त? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो पानी है, अगर वो नहीं है तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, ठीक है। अगर आप उसमें कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है प्लाज्मोलिसिस कहलाते हैं। इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। तो ये बच्चा याद रखना है कैसे होता है प्रॉपर वे में इसका वर्क। तो आगे हम जानते हैं, डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति जो है सिकुड़ने लगती है, इसीलिए इसको हम लोग प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अगर वो सिकुड़ती नहीं है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं इसको। अब यहाँ पे डी प्लाज्मोलिसिस नहीं हुआ, साइटो भी नहीं होगा, और ये प्रकाश संश्लेषण तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं करता। तो एलिमिनेट करने की कोशिश करके भी बच्चा आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं बच्चा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है। डैश है कि कोशिका की पावर हाउस बेटा हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके पास राइबोसोम भी होते हैं और डीएनए भी होते हैं। इसका खुद का एक केंद्रक होता है। तो कह सकते हैं बच्चा ये कहाँ पर मिलता है? ये हमारे जहाँ पर आप जानते हैं यूकैरियोटिक सेट जो हमारी कोशिका होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम कह सकते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। इसके पास कितने राइबोसोम होते हैं बच्चा? तो आपको याद रखना इसके पास 70 राइबोसोम होते हैं।
जो बनाते हैं 50 और 30 का रेशियो बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में डिटेल है जो मैं बताया हूँ वो भी थोड़ा सा। और यहाँ पे ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ हुआ ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आप चाहते हैं वीडियो ना देखना और बातें सुनना तो हम बिल्कुल सटीक बात कर रहे हैं, बीच में कोई बात नहीं होगी इधर उधर की। हम क्वेश्चन से रिलेटेड और उनके आंसर एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान में रखते हुए इसको ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में भी सुन सकते हैं, ये फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पे ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा होता है जो सेल को ऊर्जा देता है, इसीलिए हम सेल को बोलते हैं, यानी सेल को कोशिका बोलते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस बन जाता है इसको, ठीक है, हाउस ऑफ द सेल हो जाता है। ऊर्जा जो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। और अगर बात करें निर्माण एडीपी एवं इसमें अकार्बनिक फास्फेट के संयोग से होता है। कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं इसको। जीवाणु, नील, हरी शैवाल ये सब सजीव हैं और सजीवों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना है इसको। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? जो कोशिका होती है उसके बाह्य आवरण का पूछा है। तो अधिकतर बच्चे कहाँ जाएंगे? अधिकतर बच्चे कहाँ जाएंगे बेटा? प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली तो हमने कह सकते हैं, लेकिन यार एक बात तो समझ में आ रही है यहाँ पर। कोशिका का बाहरी वाला आवरण तो सेल वॉल कहलाता है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति तो ऑप्शन में नहीं है। तो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। तो क्या लोगे? स्नायु कोशिका लोगे या कोशिकांग लोगे? तो आप चिकनी पेशी जिसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? सोचिए, हम आंसर रिवील करते हैं बच्चा। 65 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 65 का आंसर अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली होगा आंसर। यहाँ पे सेल वॉल नहीं है। अगर सेल वॉल होता तो हम प्लाज्मा झिल्ली की ओर नहीं जाते। तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में डिस्कस अभी हम करेंगे। पहले तो आंसर टिक कर लो कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो उसका वर्क क्या है वो हम जानेंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है कोशिका का वह बाह्य आवरण जो कोशिका के अवयव जो होते हैं, ठीक है, बाह्य वातावरण से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो हमारा प्लाज्मा झिल्ली, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा जान लो, इसमें आंसर छिपा रहता है। तो यहाँ से आंसर निकल आएगा, ठीक है। 60 हम लोगों ने कर लिया था, 60 करना था, है ना। 60 के बाद में वो करना था। पहले इसका 65 वाले का जान लो बेटा। क्या लिखा हुआ है देखो, ध्यान से पढ़ो इसको। कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर एक बहुत पतली यानी कि लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और कोशिका झिल्ली यानी सेल वॉल भी। अरे यार, मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि जो सेल वॉल होती है उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग यानी कि क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। तो सेल वॉल का आंसर प्लाज्मा झिल्ली है। सॉरी फॉर दैट, वहाँ पे आप इसको याद रखें बेटा, ठीक है। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, इसीलिए आंसर जब ये नहीं मिलता है तो इसकी ओर जाना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन देता है हमारे बाह्य वातावरण से, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है बेटा। यह झिल्ली जीवित और अर्ध पारगम्य होती है, मतलब जो सेमी परिएम क्या बोलते हैं इसको, सेमी परमिएबल होती है, यानी अर्ध पारगम झिल्ली होती है जिसको प्लाज्मा झिल्ली, और हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति भी कहते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं इसको। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति अलग होते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति से पहले एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। मान लो कि ये एक हमारा सेल वॉल है, इसके अंदर पाई जाएगी कोशिका भित्ति, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन करती है। तो यहाँ पर कह सकते हो कोशिका के अवयव उसके बाह्य आवरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं से निकलकर अंदर आने से नियंत्रण करती है। ये आप क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो रह गया था, वो हम कर लेते हैं। क्या लिखा बेटा? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद झिल्ली, ये तो बता दिया है ना।
तो इसमें कोशिका द्रव्य होता है, यानी साइटोप्लाज्म कह सकते हो। बी ऑप्शन इसका था सही। तो ये वाला क्वेश्चन ट्रिप्लीकेट हो गया है ना, तो यहाँ पे ट्रिपल्स हो गया, 60 61 और 62 एक ही तरीके के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो बी ऑप्शन कोशिका द्रव्य कह सकते हो या हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं इसको, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करना है हम लोगों को? 65 हो चुका है, अब हम लोग 66 पे चलते हैं। आज 100 तक ही हमें ले जाना है इस सीरीज को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 65 के बाद में 66 चलते हैं बच्चा। हमारा जो टाइपिस्ट है वो टाइपिस्ट थोड़ा सा बिजी है, इसीलिए टाइप नहीं करवा पा रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? बेटा ये 5 चरण होते हैं, ठीक है। 5 चरण किसके होते हैं बेटा? ये यानी कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका केंद्र के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस मतलब होता है समसूत्री विभाजन होता है बेटा। तो किस चरण का गठन करता है? तो यहाँ पे तो यार चारों होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात रही इक्वेटोरियन प्लेट का, तो ये इम्पोर्टेंट है, मेटाफेज है आंसर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है बेटा, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण? 5 चरण होते बेटा। तो यहाँ पे एनाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज है ना, मेटाफेज, ये सब चरण है इसके कोशिका विभाजन के। तो मेटाफेज हमारा आंसर कब होगा? जब कहा जाएगा इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के कौन से चरण होता है? तो मेटाफेज होता है बेटा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसका, मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट, ठीक है, इक्वेटोरियन प्लेट याद रखना है, कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं। धुरी के तंतु गुणसूत्रों से न्यूट्रिमेंट से जुड़े होते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन के द्वितीय चरण होते हैं। हमें सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा, एनाफेज, मेटाफेज, ठीक है, प्रोफेज। प्रोफेज पहला आता है बेटा, सबसे बड़ा चरण प्रोफेज होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर विभाजित होता है, अलग अलग क्रोमेटिड स्वतंत्र गुणसूत्र बनते हैं। क्रोमेटिड क्या होते हैं? जो थ्रेड टाइप के होते हैं, डीएनए से है ना बनते हैं क्रोमेटिड। तो आगे क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई हमारी कोशिका में कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है जो कोशिका है वो होती है, ठीक है। अगर केंद्रक होता है तो केंद्रक हम लगाते हैं, लेकिन केंद्रिका होता है तब लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिका है, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ी होती है, पादप कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा होता है। कोशिका द्रव्य जानते हो, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के बीच का कोशिका द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो केंद्रक में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और केंद्रक के बाहर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो इस तरह से प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म अलग अलग है, इनको भी याद रखना है। कोशिका आपका सबसे छोटा इकाई होता है अगर बात करें जीवों की, कोशिका, ठीक है। तो इस तरह से ये देख लो थोड़ा सा, स्वतंत्र अस्तित्व सक्षम जीव सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। जीवन की मूलभूत इकाई भी यही है और मनुष्य तथा जीव जंतुओं में पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका से ही होता है। बिना कोशिका से कभी भी कोई जीव अपने जीवन का अस्तित्व नहीं कर सकता है। अमीबा से लेकर विशालकाय प्राणी जो होते हैं सभी में कोशिका होती है। अगला है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो सबसे पहले जीवन की मूलभूत इकाई हमारी कोशिका ही आंसर होगा। अगर बात करें बेटा आगे पुटिकाओं, क्या लिखा पुटिकाओं में इसको बोलते हैं वेसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, प्रोटीन की बात हो रही है, लिपिड की बात हो रही है। तो प्रोटीन, लिपिड और इसके ट्रांसफॉर्मेशन और इसका रिकंस्ट्रक्शन यानी संशोधन, पैकेजिंग यानी बंडलिंग करता है। तो कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है बेटा? तो यहाँ पे
खुरदरी अंतः प्रजालिका होगी या चिकनी, यानी कि इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं राइबोसोम, इसको बोलते हैं गाल्जी काई। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। गाल्जी काई टूटती है तो हमारा लाइसोसोम बनता है। तो इसी का यही गाल्जी काई जो होता है विषाक्त जो मतलब पदार्थ होते हैं उनको किल करता है और उसमें ट्रांसपोर्टेशन कहता है। अब पैकेजिंग और बंडल का काम करता है बेटा। पैकर्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैकर्स बोलते हैं। पैकर्स बनाता है और प्रोटीन लिपिड का संश्लेषण भी करता है गोल्जी काई। तो गोल्जी काई याद रखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमानेंटली फिलहाल खुरदरी वाले होते हैं और चिकनी ये प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए चिकनी कमजोर होते हैं। राइबोसोम जो जानते हो, ये राइबोसोम कैसे बनते हैं? प्रोटीन के संश्लेषण से बनते हैं। आरएनए और प्रोटीन से राइबोसोम बनते हैं। तो यहाँ पे देख लो बेटा, गोल्जी काई क्या हुआ? पुटकाओं प्रोटीन और लिपिड के परिवहन संशोधन पैकेजिंग के लिए गोल्जी काई नामक कोशिकाएं उत्तरदायी होता है। श्रावित पदार्थों को संग्रह और परिवहन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 70 लेते हैं। 70 में क्या लिखा हुआ बेटा, ध्यान से देखना है। कौन सा झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? जो झिल्ली थैली पाचक रूप में, थैली अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये हमारा आंसर बेटा लाइसोसोम आ जाना चाहिए। अगर झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है तो इसको सुसाइडल बैग के नाम से मैंने बताया था पिछली क्लास में, तो वही लाइसोसोम हो जाएगा आंसर 70 का, और बाकी नहीं। तो 70 का आंसर यहाँ पे देख लो, 70 का आंसर लाइसोसोम। यहाँ पे 70 के बाद ये सी वाला ऑप्शन, ठीक है, इसके बारे में देख लो। ये एक्सप्लेनेशन है, जो काम की बात अंडरलाइन कर देता हूँ। लाइसोसोम जो है खोज डी ड्यूबे ने की थी, 1955 में की है इन्होंने। और लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने 1955 में की। और कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अपक्रियाएं करने वाले कोशिकाएं, जैसे हमारा अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया, मस्तिष्क हो गया, गुर्दे हो गए आदि में पाए जाते हैं ये सब, ठीक है। यानी कि हमारा लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, और ये पैंक्रियाटिक जो पैंक्रियास है उसमें भी ये लाइसोसोम मिलते हैं अधिकतर। आगे बात करें, लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी पाचक एंजाइमों से भरी थैली होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण या पाचन करना होता है। इसे हम लोग घाती थैली यानी सुसाइडल बैग के नाम से भी लाइसोसोम को जानते हैं। डी ने 1955 में इसका क्या किया? खोज किया। खोज वो होती है बेटा जो पहले से मौजूद हो, पता ना हो किसी के बारे में, ठीक है। देखो, कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग कहते हैं? तो अभी बता चुका हूँ, लाइसोसोम को कहते हैं बेटा। लाइसोसोम की खोज डी डूबे यानी कि खोज क्रिश्चियन डी डूबे ने 1955 में की थी। बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग होता है जो छोटी छोटी पुटकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों एक तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, और आकार छोटा है इसीलिए ये जो है सुसाइडल बैग के रूप में अपने एंजाइम को एकत्रित करता है। जीव द्रव्य को खुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता भी होती है। जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म है उसको नष्ट कर सकता है। कोशिका उपापचय व्यवधान के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है। लाइसोसोम फट जाता है तो इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, खा जाते हैं, है ना। तो परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है बेटा, और फिर नई कोशिका बनती है। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका विभाजन होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम बेटा प्रोटीन बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अंतः प्रतिजालिका से जुड़े रहते हैं। ये हृदय केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है। राइबोसोम एक जटिल संरचना जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जितने जीवित हैं उसमें पाया जाएगा, और ये अंतः
प्रजालिका यानी इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं। हरित लव जिसको आप बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड का भी निर्माण करते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड से भी प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो ये तो आंसर बच्चा बच्चा की जुबान पे होता है कि जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे। पुरकिंजे याद रखो, आपको आंसर यहीं से याद रखना है। जो प्रोटोप्लाज्म है और प्रोटोप्लाज्म जो है शब्द किसने गढ़ा? तो ये पुरकिंजे साहब ने गढ़ा, ठीक है। जीव द्रव जो प्रोटोप्लाज्म है नामक पुरकिंजे ने 1839 में किया था। एक तरल गाढ़ा रंगहीन होता है यानी कलरलेस होता है और पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी होता है, लसलसा होता है, ठीक है, वजन युक्त होता है, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं बेटा। प्रोटोप्लाज्म यानी कि हमारा क्या होता है? जीव द्रव्य होता है बेटा। तो इस तरह से जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हम लोग कहते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? डैश है। अरे एक सेकंड, कहाँ डैश था, कहाँ चला गया बेटा? तो यहाँ पे देखिए डैश है, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है ना। अपशिष्ट मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकाओं के पचाकर कोशिका को साफ रखने के लिए आप उनका यूज करते हो बेटा। कोशिका का सुसाइडल बैग जो है वही पचाने का काम करता है। अगर आप सुसाइडल बैग को जानते हैं तो यहाँ पर आप लाइसोसोम लगाएंगे, ठीक है। गोल्जी का बॉडी क्या होती है बेटा? इसको ट्रैफिक पुलिस नाम दिया गया है, लेकिन इसके तो सफाई कर्मी है, आत्महत्या की थैली है, ठीक है। और ये इसके 2-3 नाम जो है याद रखेंगे, आत्महत्या की थैली और इसको सुसाइडल वे बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सफाई कर्मी बोलते हैं। तो ये सफाई करने का काम करता है, तो लाइसोसोम आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हमने आपको बता दिया कोशिका की अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको मारने का काम करता है। तो ये शॉर्ट में थोड़ा सा देख भी सकते हो। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना, मृत कोशिका निष्कासन करना होता है और लाइसोसोम यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। कोशिकाओं को पचाकर साफ करने का कार्य करते हैं, इसीलिए इसको सफाई कर्मी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 लेते हैं। 75 में क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिका को क्लांत भी कहा जाता है। तो साफ करने की बात आ जाए बेटा तो क्लांत वलांत नहीं भी पता है तब भी आप आंसर लगा ही लोगे, इतनी मुझे उम्मीद है, क्योंकि लाइसोसोम मैंने बता रखा है, ठीक है। जहाँ पर देखो समझाने वाली बात है वहाँ समझाऊंगा, जहाँ पे नहीं समझाने वहाँ पे तो फिर डायरेक्ट ही करना है ना। कथन असत्य है तो हमें असत्य की ओर जाना बेटा। तो पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्त कोशिकाएं होती हैं बेटा। पादप कोशिकाओं में वैक्यूल बड़े होते हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं बनेगा, गलत पूछा बेटा, है ना। तो गलत पूछा तो यही आंसर ले लो। इसने बोला क्या? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं होती हैं, ये सरासर गलत है बेटा। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें वैक्यूल्स बड़े होते हैं, यानी जो छोटी रिक्तकाएं होती हैं छोटी नहीं होती हैं, वो बड़ी होती हैं, लार्ज वैक्यूल होते हैं पादप में, ठीक है। तो इसीलिए यही हमारा आंसर ही है। पहले ही मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बट पढ़ लो बेटा, है ना। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। हाँ सही बात है, ठीक है, ये सही बात है। सही बात है, तो इसकी आंसर नहीं है ना। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, जंतु जो होते हैं उसमें नहीं पाए जाएंगे लवक, है ना, जिसको आप बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना, प्लास्टिड बोलते हैं इसको, है ना। लवक जो होते हैं प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड के ही प्रकार होते हैं। कौन से?
क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो लवक के ही प्रकार होते हैं। तो ये बोला जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही बात है, जंतु में नहीं पाए जाते हैं बट पादप में पाए जाते हैं। ठीक है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हाँ सेल वॉल पाई जाती है, बिल्कुल भाई, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। हम लोग क्या है, जंतु हैं, हम लोग जानवर हैं, जानवर। तो जानवर में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, याद रखो, हम लोग जानवर हैं, ठीक है, हम लोग जंतु हैं, जंतु। तो ये याद रखना है। तो 76 का आंसर ये दे दिया इन्होंने अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन भी कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये देख लो थोड़ा सा, ये नोट्स है, नोट्स से ही बढ़िया है। और क्या हो सकता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप प्लांट पेड़ पौधे होते हैं, जंतु हम लोग होते हैं और जानवर भी होते हैं। जंतुओं में जो होता है वही तो हम लोगों में होता है, तो इसीलिए हमने बोल दिया, वहाँ बुरा मत मानना यार। आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। आकार में पादप कोशिका जो होती है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो इसको, आकार में पादप कोशिका, ठीक है, जंतु कोशिका से बड़ी होती है, बिल्कुल। सेल बड़ी होगी तभी तो वो क्यों होगी, जंतु कोशिका प्राय आकार में छोटी होती है। कोशिका की बात हो रही है अभी। सेलुलोज जो होती है, जो पादप कोशिका होते हैं उसमें सेलुलोज कैसे होते हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, से बनी कोशिका भित्ति होती है, उपस्थित होती है। सेल वॉल भी होती है इसमें, ठीक है। जंतु कोशिका में ये जो प्लाज्मा झिल्ली और सेल वॉल वगैरह नहीं होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और इसमें पादप जो होते हैं उसमें राजधानी रिक्तिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका में राजधानी रिक्तिका बहुत छोटी होती है और अस्थायी होती है। लवक पाए जाते हैं पादप में और इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। लवक मतलब प्लास्टिक, ठीक है। तो 77 वाला देखो क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़ना है यार, कोऑपरेट करना है और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं ना। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा और को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका द्रव कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। फिर से पढ़ो, कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। तो कौन होता है बेटा, लसिका होती है, जिसको लिम्फ बोलते हो, LYMP, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, लिम्फ बोलते हो। तो लसिका ही होती है जो तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा ग्रहण कर अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। तो लसिका का काम होता है बेटा। लसिका एक रंगहीन द्रव होता है। लिम्फ मतलब सफेदी होते हैं, मतलब सफेद नहीं, रंगहीन होता है, उनका कोई कलर नहीं होता है। कोशिकाओं के चारों ओर परत के रूप में विद्यमान रहते हैं। इस द्रव को विशिष्ट लिम्फोसाइट को होते हैं, मतलब लिम्फ से बना लिम्फोसाइट, लिम्फ को लसिका बोलते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन हो गया, पोषक पदार्थ हो गया, संवहन करती है या आंत में उपस्थित लैक्टियल और अवशोषित करती है। अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। 78 क्वेश्चन नंबर करो, क्या लिखा हुआ बेटा, लिखा है निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, किसके लिए, अर्धसूत्री, जिसको बोलते हैं मियोसिस बेटा, मियो, ठीक है, मियोसिस बोलते हैं। एक होता है मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। मियोसिस अर्धसूत्री है और मिटोसिस समसूत्री है। तो क्वेश्चन देखना है, अर्धसूत्री में 2 चरण होते हैं, इसने बोला कौन सा कथन सत्य नहीं है, बेटा गलत वाला चुनना है। अर्धसूत्री में 2 चरण होते हैं, मतलब 2n होते हैं, सही है। अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है बेटा, दुगनी नहीं होती है। अर्धसूत्री परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 4 गुनी होती है बेटा, है ना, 4 गुनी होती है। तो आगे अर्धसूत्री में देखो, अर्धसूत्री सूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, सही है। जनन ग्रंथि गोनाइड अर्धसूत्री युग्मक के उत्पादन के लिए होते हैं, सही है। तो अगर आप आंसर दोगे बेटा, कौन सा दोगे,
आंसर आपको हमारे हिसाब से बेटा बी पे टिक करना चाहिए और देखते हैं 78 का आंसर है क्या, है ना। तो ये आपके सामने आंसर आ रहा है 78 का, आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा बेटा, है ना। तो सही है, बी ऑप्शन ही सही है, आप इसको जूम करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। यहाँ पे देखो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, 2 चरण होते हैं इसके, यानी कि अर्धसूत्री और इसको बोलते हैं पहला चरण और अर्धसूत्री दूसरा चरण। इसमें पहला पहला कर दिया, दूसरा दूसरा कर दिया। लेकिन समसूत्री विभाजन में 5 होते हैं चरण, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें अलग अलग उसके नाम है और इसमें नाम वही है, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड कर देना है। असूत्री चरण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, मतलब आधी रह जाती है, ठीक है। असूत्री सूत्रण में जनकों से विभिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविध होते हैं। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या के गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक जो पदार्थ हैं, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। एक बार इस क्वेश्चन को बेटा फिर से देख लो। बी वाला ऑप्शन जो है आधी रह जाती है, होती नहीं है, ठीक है। ये जो है 2 चरण होते हैं, ठीक है। असूत्री परिणाम स्वरूप परिणाम कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो नहीं जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में बेटा परिणाम स्वरूप परिणामी जो कोष सेल होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या बेटा आधी रह जाती है, ठीक है। 1/2 मतलब आधी लिखते हो ऐसे, ठीक है। ये हो नहीं जाती बेटा, है ना, दोगुनी थोड़ी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और बाकी मिश्रित हो जाते हैं, गोनाइट्स अर्ध उत्पादन के लिए जिम्मेदार है बस। 78 का 89 लो। क्वेश्चन नंबर जो है 79, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिकांग को तो कोशिकांग बोला है इसने, है ना, मास्टर कहा जाता है। तो आप नाभिक को लगाएंगे बेटा, नाभिक को ही मास्टर बोलते हैं। किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो हमारा क्या होता है, ये नाभिक जो होता है उसी को मास्टर बोलते हैं। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट अवयव अपने में समाहित रखता है, यानी जो डीएनए का ब्लूप्रिंट है नाभिक में ही समाहित होता है। 80 वाला देखो, 80 वाला क्वेश्चन जो है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। वहाँ मास्टर तो नाभिक आंसर होगा, और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा, तब भी हमारा आंसर नाभिक होगा। यानी कि कोशिका का मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो नाभिक है, और मास्टर भी इसको नाभिक का मास्टर नाभिक है। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। नाभिक कोशिका की क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसको हम लोग कोशिका का मास्टर कहते हैं। कोशिका का मास्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि नाभिक ही कंट्रोल करता है सभी कोशिकाओं के होने वाले क्रियाकलापों को। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कहा जाता है। तो किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कहा जाता है, तो आप कह सकते हो राइबोसोम को कहते हैं। किसको बोलते हैं बेटा, राइबोसोम को बोलते हैं। राइबोसोम सजीव कोशिका की कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत सूक्ष्म कण है, जिसकी प्रोटीन संचरण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो पशु कोशिका जो होते हैं, पशु मतलब जानवर, हम लोग भी आते हैं, तो उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें बेटा लाइसोसोम पाया जाता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में सक्षम होता है, तो इसीलिए कोशिकांग केवल पशु में पाया जाता है, तो लाइसोसोम पाया जाता है। इसके बारे में पढ़ लो। लाइसोसोम की कोई डी ड्यूबे ने 1955 में की, ये तो पता ही है आपको, है ना। लाइसोसोम जंतुओं में कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है, और कोशिका 1955 में डी ड्यूबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य होता है एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन करना। भोजन की कमी से लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट का पालन करता है, और इसी कारण इसे आत्म थैले कहते हैं और सफाई कर्मी कहते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन होता है, तो बेटा ये समसूत्री होता है।
तो यहाँ पे केवल समसूत्री विभाजन में होता है जब हमारे शरीर में चोट लग जाए, या किडनी है या लीवर है या हमारा अग्नाशय है। इसमें जो लीवर होता है, लिब्बी हमारा जो लीवर है, यानी जिसको आप बोलते हैं लीवर को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, हाँ, तो लीवर वगैरह जो होते हैं ये भी इसी पे काम करते हैं। तो याद रखना है, शरीर में हमारी जो त्वचा हो गई, लीवर हो गई है ना, किडनी हो गई, तो कोई भी ऑर्गेनल अगर इन्फेक्टेड होता है तो ये समसूत्री विभाजन पे अपने आप को रिकवर करता है। तो माइटोसिस मियोसिस दोनों नहीं होते बेटा। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है तो ऐसे करना है। शरीर में चोट लगती है तो समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। कोशिका विभाजन के लिए प्रकार के कोशिका विभाजन शरीर की कोशिकाओं, कायिक कोशिकाओं में होते हैं, और इस प्रकार के विभाजन में मृत कोशिकाएं विभाजित होकर दो समान संतति बनाती है बेटा। ये हो गया हमारा कौन सा नंबर? 83 और 84 चलते हैं। 84 भी क्या है? देखो क्या है, क्या एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से कौन सी है? पशु की, जो पशु है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका की बात करें और लंबी ना बात करें। अगर लंबी बात करें तो हमारा आंसर लंबी और बड़ी कोशिका न्यूरॉन ही आएगा बेटा, है ना। तो जो मानव शरीर है या पशु शरीर है उनमें सबसे बड़ी कोशिका जो होती है न्यूरॉन होती है। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो। जानवरों के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका, और यह तंत्रिका स्थित तिजनी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो सबसे बड़ी ये होगी ना। जो तंत्रिका कोशिका है उसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है, यानी सेल डिवीजन नहीं होता है। ना तो हमारा मियोसिस होता है, ना तो अमिटोसिस होता है। इसमें कोई भी विभाजन, 3 प्रकार की हमारी कोशिका विभाजन होती है बेटा, तो तीनों प्रकार की नहीं होती। अगर एक बार कोशिका तंत्रिका कोशिका मतलब नष्ट हो गई तो दोबारा ये बनती नहीं, दोबारा नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 85 लेते हैं। 85 में क्या लिखा हुआ है? कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया होने वाला अणु है? एक कोशिका में भी अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, तो आंसर क्या होगा? जल है बेटा। जल जो है आपको याद रखना है, सेल सजीवों शरीर की रचनात्मक इकाई है, और हमारा कौन सा है? बहुकोशिकीय जीव हम लोग हैं। कोशिका के भीतर इतनी चीजें पाई जाती है बेटा। जो सेल होता है, सेल के भीतर क्या क्या पाया जाता है? देखो, केंद्रक, केंद्रिका, जीव द्रव्य, गोल्जी है, कणाभ, और ये ईआर, गुणसूत्र, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लवक। और जीव द्रव्य में जल की मात्रा 80%, प्रोटीन की मात्रा 15% होती है। वसाएं जो होती है 3% होती है, और 1% हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और अकार्बनिक लवण कितने? 1% होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल होता है 80%, प्रोटीन 15% होती है, वसा 3, कार्बोहाइड्रेट 1, अकार्बनिक 1। जोड़ लो, 100 हो जाएगा। सॉरी। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत बेटा जो विषाणु है इस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को माना जाता है। ये किसने बताया? स्लाइडन स्वान ने इनको बताया। कोशिका सिद्धांत इन पर लागू नहीं होता है, यद्यपि इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, पहली बार रूडोल्फ पिचू ने 1855 में स्पष्ट किया कि विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कोशिका विभाजन ओमनिस सेलुला से होता है। जो वायरस होते हैं ओमनिस सेलुला से होता है। इन्होंने स्लाइडन स्वान की कल्पना की। किसने? रूडोल्फ विर्चो ने। नई कोशिका सिद्धांत दिया। सभी जीवों कोशिकाओं कोशिका का उत्पाद से बने होते हैं। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड, प्रोसेंक, प्रेऑन कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो। ये सुमेलित करना है यार, कैसे करोगे? चलो करो। लाइसोसोम,
आत्मतक की थैली कहते हैं, ठीक है। डीएनए जो होता है उसको हम लोग गुणसूत्र, क्रोमोसोम इनबिल्ड होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। तो एक का सी इसमें भी है और इसमें भी है, तो दूसरे का बी इसमें, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। और तीसरे का क्या होगा, ए, तो सही है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा बेटा, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। और आगे चलते हैं। ये इन्होंने बता भी दिया कि लाइसोसोम आत्महत्या, डीएनए गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर 88 लेते हैं। कोशिका जो है प्रकारात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो वही करेगा भैया। कौन करेगा? केंद्रक करेगा, है ना। केंद्रक नाभिक की तरह कार्य करता है, जैसे उसको मास्टर बोलते हैं, किसको? नाभिक को। और सभी चीज़ों को, सभी को कंट्रोल करता है, वैसे ही केंद्रक होता है। सबसे बड़ा भी हमारा नाभिक होता है, वैसे ही केंद्रक का भी यही फंक्शन है। तो इस तरह से आंसर ये पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। केंद्रक जो होता है हिस्टोन प्रोटीन से बनता है, ये याद रखना है केवल आपको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिससे के दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो आंसर होगा मेटाफेज बेटा। मेटाफेज जो है इसका आंसर होगा। अभी हम लोग पढ़ चुके थे इसके बारे में। अब 89 के बाद में हम लोग ये पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना बेटा, है ना। तो इसको हम बता दिए आपको। ये क्वेश्चन नंबर 90, ये छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। लिखा है दिया गया चित्र है, पादप में कहाँ पर पाई जाती है? यानी सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस है और वैक्यूल है। तो यहाँ पर बोला गया है दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पर पाई जाती है? क्या कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस केंद्रक, वैक्यूल, रसायनिक। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में है प्रोसिरे, बीज अंकुरण, जड़, जाइलम। तो इसका आंसर देखो क्या है, जड़ में पाया जाता है ये सब, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन इसका होगा। तो यहाँ पे जड़ ऑप्शन होगा। रूट, सेल वॉल होगी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सब चीजें कहाँ पे पाई जाती है? रूट में पाई जाती है, जड़ में। सीड में नहीं होगा, प्रोसिरे में नहीं होगा, स्टेम जिसको बोलते हैं, जाइलम नहीं होगा। और कोशिका सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पादप कोशिकाएं मिलती हैं। पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं बेटा। 91 क्वेश्चन नंबर करो, क्या लिखा हुआ है? लिखा है पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। यानी पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा संचालन सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो आंसर क्या होगा बेटा? जल होगा, क्योंकि 80% जल, 15% प्रोटीन होती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन कर, अरे भैया उत्पादन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी तो हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं, डेड सेल पाई जाती है, इसीलिए उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा आवश्यकता होती है पौधों में, क्योंकि मृत कोशिकाएं उसमें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? अरे यार, ऑब्वियस सी बात है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, है ना। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरण कारकों के पादप कोशिकाओं की रक्षा करता है। अब पादप में अधिकतर डेड सेल होती है, तो सजीव कैसे हो जाएगा? ये तो गलत ही होगा। ये सही है बेटा, है ना। क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। अरे यार, होती है। प्रकाश संचरण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ये रीजन नहीं है, ये फैक्ट रीजन है। ठीक है, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या कहा जा रहा है? कोशिका में केंद्रक अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? लेकिन बोला है कि किन दो कोशिकाओं के, तो माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ होगा वो तो ऑप्शन होगा। यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिड होते हैं वो उनके भी होते हैं, तो यहाँ पे लाइसोसोम के नहीं होते हैं। बेचारा तड़पता हुआ है, मारता है सबको। तो प्लास्टिड आंसर आपको देना है। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में डीएनए और राइबोसोम होते हैं खुद के। 94 के बाद 95 चलते हैं। 95 क्या है आंसर?